जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो था पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी, चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। टॉर्क इक्वेशन डीसी मोटर का आपने अगर याद होगा आपको, तो टॉर्क इक्वेशन वहां पर भी किया था डीसी मोटर में, यहाँ पर आपको इंडक्शन मोटर में करना है। टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। टॉर्क इक्वेशन करने से पहले पावर फ्लो डायग्राम को एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपका इसके आगे जो भी होगा सब में उसका काम आएगा। ठीक है, तो पहले यहां से देखते हैं। स्टेटर में हमने इनपुट दिया, जिसको आप मशीन का इनपुट बोलेंगे या मोटर का इनपुट। ये इनपुट स्टेटर में होने वाली लॉसेज को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें कि दो प्रकार की लॉसेज हैं। एक है कॉपर लॉस और दूसरा है आयरन लॉस। जो बच जाएगा वो होगा एयर गैप पावर, और एयर गैप पावर को ही बोलते हैं रोटर का इनपुट पावर, जिसको आप डिनोट करते हैं पीजी से। ये जो एयर गैप पावर है ये रोटर के इनपुट में जाएगा, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ जाएगा? रोटर की कॉपर लॉसेज को सेटिस्फाई करने में। तो रोटर कॉपर लॉस, इसको आप बोलते हैं पीआरसी। जो बच जाएगा उसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर। इसको बोलते हैं पीएम। ये ध्यान रखिएगा। यहां तक तो था स्टेटर, ये बीच में एयर गैप आया। ऐसी मशीन होती है ना, ये स्टेटर है, बीच में एयर गैप है, फिर रोटर है। तो यहां के बाद जो भी चल रहा सब रोटर है। ठीक है। ये इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि यहां पर जब भी रोटर की बात होगी वहां पर आपको स्पीड हमेशा एनआर लेना है, रोटर की स्पीड। उसके पहले जो भी है वो क्या है? सिंक्रोनस स्पीड पर है, एनएस पर। ठीक, चाहे वो आरएमएफ हो, चाहे वो एयर गैप पावर हो। इसमें से रोटर की आयरन लॉस, रोट फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस को मैकेनिकल लॉसेज भी बोलते हैं। स्ट्रे लोड लॉस। फिर जो बच जाएगा उसको बोलेंगे यूजफुल पावर, या इसी को बोलेंगे सॉफ्ट पावर। ठीक है, ये डायग्राम है। अब जब भी मैं आपको बात करूंगा कि रोटर के मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क इक्वेशन, तो वहां पर क्या बात होगी? इस मैकेनिकल पावर की बात होगी। मतलब सब कुछ अब किस पर चलेगा? रोटर पर। ठीक, चलिए अब देखते हैं टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन, पावर डेवलप्ड बाय रोटर, या ये कहिए मैकेनिकल पावर। हाँ, मैकेनिकल पावर लिखें। इलेक्ट्रिकल पावर अभी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर वहां पर रोटर पर कितनी मिली?
3 फेज का है इंडक्शन मोटर तो 3 वी आई कॉस फाई। 2 का मतलब मैंने इंडिकेशन बताया था, 2 का मतलब है रोटर, और आर का मतलब है जब रोटर रोटेटिंग है, स्टेशनरी नहीं है। अगर स्टेशनरी होता तो यहां पर एस लिखा जाता। चलिए 3 ई टू आर, आई की वैल्यू ई बाई जेड लिख दें, यही होता है करंट वोल्टेज बाई इंपीडेंस। कॉस फाई पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड। अब रोटेटिंग कंडीशन पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से बाकी सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं सिवाय छोड़ करके रेजिस्टेंस को। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो ई टू आर क्या होता है, एस ई टू एस, यही होता है। आर टू आर नो चेंज, जेड टू आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर टू आर प्लस एक्स टू आर का होल स्क्वायर। एक्स टू आर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो ये एस एक्स टू एस हो जाता है, ये हो जाता है जेड टू आर। इन सब की वैल्यू यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, पावर 3 ई टू आर का स्क्वायर है तो एस ई टू एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्मॉल है, ध्यान रखिएगा स्लिप है, आर टू आर, आर टू आर और आर टू एस बराबर हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर ये चेंज नहीं होते। जेड टू आर का स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा आर टू आर का स्क्वायर प्लस आर टू आर या आर टू एस या आर टू एस प्लस एक्स टू एस का होल स्क्वायर। 2 का मतलब वो अभी भी रोटर है जो वहां पर था, यहां पर आर का मतलब क्या है, जब रोटर रोटेटिंग है, और एस का मतलब क्या है, ये वाले एस का क्या मतलब है, जब रोटर स्टेशनरी है। अब मान लेते हैं लेट दिस इलेक्ट्रिकल पावर is consumed by consumed for satisfying copper losses in machine। मैंने क्या माना कि ये जो लॉस, ये जो पावर है ये क्या हो जा रही है, टोटल की टोटल कॉपर लॉस को कंज्यूम करने के, कॉपर लॉस को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर है ये किसके इक्वल हो जाएगी, पीआरसी के। तो पी इज इक्वल टू पीआरसी, और पीआरसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 एस स्क्वायर ई टू एस स्क्वायर आर टू एस डिवाइडेड बाई आर टू एस का होल स्क्वायर प्लस एस एक्स टू एस का होल स्क्वायर। पावर फ्लो डायग्राम से आपने पढ़ा होगा कि पीआरसी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर फ्लो डायग्राम से आपने पढ़ा है कि पीआरसी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपीजी, यही होता है। रख दीजिए वहां पर पीआरसी की जगह एसपीजी रख दीजिए, तो आप लिखेंगे एस पी जी इज इक्वल टू 3 एस स्क्वायर ई टू एस स्क्वायर आर टू एस डिवाइडेड बाई आर टू एस का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू एस का होल स्क्वायर। एस से एस कैंसिल, पीजी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टार्क इनटू ओमेगा। अब ये ध्यान रखिएगा ये पीजी है क्या, एयर गैप। एयर गैप में जब भी आप ओमेगा रखेंगे
तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई NS बाई 60। ये N क्या है, स्पीड इन RPM, ये आपको बता चुके हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर मैं NS बाई 60 को रिप्लेस कर दूं स्मॉल ns से तो इसको बोलेंगे स्पीड इन RPS, ये भी आपको बता चुके हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो यहां पर PG की वैल्यू क्या रख देंगे, टॉर्क इंटू 2 पाई NS इज इक्वल टू 3S E2S स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाई R2S स्क्वायर प्लस S X2S स्क्वायर। तो यहां से टॉर्क का इक्वेशन मिल जाएगा आपको 3/2 पाई NS इंटू S E2S स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाई R2S स्क्वायर प्लस S X2S। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं पढ़ता था तो मुझे कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड है या रोटर की स्पीड। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है एयर गैप पावर, और एयर गैप में कभी भी रोटर की स्पीड काम नहीं करती। वहाँ पर क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF, और वो हमेशा किस स्पीड से रन करती है, सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, पहली बात। इस इक्वेशन से आपको ये समझ में आ रहा होगा E2S क्या है, EMF डेवलप्ड इन रोटर व्हेन रोटर इज स्टेशनरी। S का मतलब क्या है, स्टेशनरी। ये S का मतलब क्या है, स्लिप। R2S का मतलब क्या है, रोटर का रोटर रेजिस्टेंस व्हेन रोटर इज स्टेशनरी। SX2S क्या है, रोटर का रिएक्टेंस जब रोटर स्टेशनरी हो। अब यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो टॉर्क डेवलप्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। मतलब अगर आप रिड्यूस्ड वोल्टेज देंगे तो मोटर पर टार्क कम लगेगा, अगर आपने वोल्टेज हाफ कर दिया तो टार्क 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। टार्क इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर का रेजिस्टेंस। अब याद कीजिए, रोटर के दो टाइप मैंने आपको बताया था, रोटर के दो टाइप बताया था, एक स्लिप रिंग और एक स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंड रिंग्स होती हैं उनकी सहायता से रोटर पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है, पूरी तरीके से क्लोज होता है। अब स्लिप रिंग वाले में मैंने बताया था कि स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, मैंने वहां पर दो रीजन बताए थे, एक तो मशीन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए और दूसरा स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए। तो टार्क रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन से रेजिस्टेंस के, रोटर के। इसी वजह से रोटर सर्किट में रोटर रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसी वजह से उसका टार्क हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टार्क हमेशा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के टार्क से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये फैसिलिटी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने की। हमने इस पर न्यूमेरिकल भी किए थे कि स्टार्टर यूज करने पर स्टार्टिंग के दौरान टार्क बढ़ जाता था, करंट कम हो जाती थी। ठीक है, सारा कुछ अभी इस पर भी करेंगे। अब इस टार्क की इक्वेशन को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि पोल फिक्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। तो टार्क इज इक्वल टू के एस E2S स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाई R2S प्लस S X2S स्क्वायर। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, एन कैपिटल से लिखिएगा, न्यूटन को सम्मान देते हुए। अगर एन को स्मॉल लिख दिए तो न्यूटन आपको बर्बाद कर देंगे, ये कथन याद रखिएगा, क्योंकि वो बन जाएगा नैनोमीटर, और नैनोमीटर यूनिट होती है डिस्टेंस की, लंबाई की, लेंथ की। ठीक है, तो न्यूटन मीटर लिखना है एन कैपिटल से एम स्मॉल से। ठीक, चलिए टॉर्क ये इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। एट स्टार्टिंग के समय स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप क्या होती है, ये होती है स्टार्टिंग के समय एनआर की वैल्यू क्या होती है, 0।
तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो स्टार्टिंग टार्क कितना हो जाएगा के E2s² R2s डिवाइडेड बाई R2s² प्लस X2s का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब स्लिप की वैल्यू 1 रख देंगे तो स्टार्टिंग टार्क मिल जाएगा। जब स्लिप की वैल्यू फुल लोड स्लिप रख देंगे, एट फुल लोड, क्या कुछ एट फुल लोड पर जो स्लिप की वैल्यू है उसको लिख देंगे SFL, मतलब स्लिप एट फुल लोड। तो मुझे फुल लोड टार्क मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा के स्लिप एट फुल लोड E2s² R2s डिवाइडेड बाई R2s² प्लस स्लिप एट फुल लोड X2s²। ये आपको फुल लोड का टार्क मिलेगा। केवल आपको ये जानने की जरूरत है कि फुल लोड पर स्लिप कितनी है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है। टार्क की वैल्यू क्या है के S E2s² R2s डिवाइडेड बाई R2s² प्लस S X2s का होल स्क्वायर। टार्क जिस चीज पर वेरी कर रहा है वो है मेनली स्लिप। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मोटर में जो भी आप सप्लाई वोल्टेज देते हैं वो फिक्स देते हैं, 440 वोल्ट 230 वोल्ट जो भी है, सिंगल फेज थ्री फेज। रोटर आपने डिजाइन कर दिया है तो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस आपको पता है। जो भी टार्क के वेरी करने पर मेन फैक्टर है वो है स्लिप। क्यों? क्योंकि स्लिप स्टार्टिंग से लेकर के फुल लोड मैक्सिमम लोड इन सब अलग अलग लोड पर स्लिप वेरी करती है। क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज करती है। अब ध्यान से देखिए, तो इसको चेंज करने का पैरामीटर क्या है? स्लिप है। तो इसको आप स्लिप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दीजिए। यही तो करते हैं ना मैक्सिमम निकालने के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं और वो निगेटिव आ जाता है तो उस पर मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन मैथ में आपने पढ़ी होगी। जब स्लिप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लिप ऊपर भी है नीचे भी है, तो यू बाई वी का फार्मूला लगा दीजिए। मैथ में दरअसल आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन इस समय चल रहा है, इसी वजह से आपका बार बार डिल लिखा जा रहा है। चलिए यू बाई वी का फार्मूला लगाइए, तो के कांस्टेंट है, पहले डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन स्लिप के रिस्पेक्ट में करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एस पर तो ये डिपेंड ही नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है 0। इसका करेंगे तो 2s X2s इंटू अंदर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? X2s डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव 0। जब आप 0 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट 0 कर दीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा? E2s² R2s R2s² प्लस S² X2s² इज इक्वल टू S E2s² R2s 2s X2s²। ये दोनों कैंसिल, यहां से क्या मिला? R2s² इज इक्वल टू S² X2s²।
तो यहाँ से क्या मिला, S इज इक्वल टू R2S बाई X2S। पॉजिटिव ही लेना है आपको, क्योंकि मोटर के केस में स्लिप पॉजिटिव होती है और जनरेटर के केस में स्लिप क्या होती है, नेगेटिव। हम मोटर पढ़ रहे हैं, स्लिप पॉजिटिव क्यों होती है मोटर के केस में, क्योंकि स्लिप की डेफिनेशन क्या है, NS माइनस NR बाई NS। मोटर के केस में NR की वैल्यू हमेशा NS से छोटी होती है, इस वजह से स्लिप हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो स्लिप है, जो स्लिप की ये कंडीशन आई, इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं, इस स्लिप पर टार्क मैक्सिमम है, ये वो कंडीशन है जिस पर टार्क मैक्सिमम है, तो इसको बोलते हैं SM से डिनोट करते हैं, स्मॉल s और कैपिटल M। इसको बोलते हैं स्लिप एट मैक्सिमम टार्क। ये मैक्सिमम स्लिप नहीं है, ये बार बार कान खोल करके सुन लीजिए। मैक्सिमम स्लिप किस समय होती है, स्टार्टिंग के समय, जो कि वैल्यू होती है क्या, 1। SM क्या है, वो स्लिप जिस पर टार्क मैक्सिमम है, स्लिप मैक्सिमम नहीं है, वो स्लिप जिस पर टार्क मैक्सिमम है, और उसको डिनोट करते हैं SM से। ठीक है, तो SM की वैल्यू क्या आई, स्मॉल से ही लिखिएगा, R2S बाई X2S। किसी भी मशीन में जब मशीन डिजाइन होती है तो हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अननेसेसरी का हीटिंग करता है, कॉपर लॉस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाएगा, रिएक्टेंस ज्यादा होगा। अब आपको क्या करना है, इस स्लिप पर, ये स्लिप वो है जिस पर टार्क मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो कितना है, ये वाली वैल्यू टार्क इक्वेशन में जाकर रख दीजिए, तो आपको मैक्सिमम टार्क मिल जाएगा। तो कांस्टेंट के की वैल्यू है 3/2π/NS। एस की वैल्यू क्या है, SM E2S स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाई R2S स्क्वायर SM X2S स्क्वायर। तो मैक्सिमम टार्क क्या मिला, के SM की वैल्यू रखिए R2S बाई X2S E2S स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाई R2S स्क्वायर प्लस R2S बाई X2S, इधर है X2S का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, के E2S स्क्वायर R2S स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R2S स्क्वायर X2S, ये और ये कैंसिल। तो आपका मैक्सिमम टार्क की वैल्यू क्या आई, के E2S स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2X2S। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टार्क जिस स्लिप पर घटित होता है, अकर होता है या मिलता है, द स्लिप एट विच मैक्सिमम टार्क अकर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। वो स्लिप जिस पर इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टार्क मिलता है, उस स्लिप की वैल्यू रोटर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जो मैक्सिमम टार्क मिलता है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल रोटर के रिएक्टेंस पर, और रोटर के रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर लिख लीजिए, द मैक्सिमम टार्क डज नॉट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस but the slip at which maximum torque occurs is directly proportional to rotor resistance।
अब ध्यान से देखिए, किसी भी मोटर का मैक्सिमम टार्क फिक्स होता है, पता है कि मैक्सिमम टार्क इतना मिल सकता है। अब हम ये कहते हैं कि हम रोटर के सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो हमें मैक्सिमम टार्क कहीं पर बीच में मिलता, मोटर स्टार्ट करके फुल लोड तक ले जाते, बीच में कहीं मैक्सिमम टार्क मिल जाता, तो हम रोटर के रेजिस्टेंस ऐड करने पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हम करना क्या चाह रहे हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हम आर को एक्स के बराबर लाना चाह रहे हैं, ताकि हमारा एस एम शुरुआत में ही मिल जाए, मतलब एस एम की वैल्यू 1 मिल जाए, क्योंकि ये जब बराबर हो जाएंगे तो एस एम की वैल्यू मिल जाएगी 1, और 1 कब होती है? स्टार्टिंग के समय। तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके बताना क्या चाह रहे हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हम दिखाना क्या चाह रहे हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हम प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हम अचीव ये करना चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम टार्क हमें बीच में कहीं मिलता, आगे कहीं मिलता, उस मैक्सिमम टार्क को हम स्टार्टिंग के दौरान ही अचीव करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई? किसके थ्रू? स्लिप के थ्रू। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का सिर्फ पर्पज ये है कि मैक्सिमम टार्क को स्टार्टिंग टार्क के बराबर करना, मैक्सिमम टार्क की वैल्यू स्टार्टिंग के टार्क के दौरान ही अचीव कर लेना। कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब देखिए, स्टार्टिंग टार्क के स्लिप तो है 1, E2S स्क्वायर R2S का स्क्वायर प्लस X2S ये स्टार्टिंग टार्क। फुल लोड टार्क मैंने क्या लिखा था कि स्लिप एट फुल लोड E2S स्क्वायर R2S स्क्वायर प्लस स्लिप एट फुल लोड X2S स्क्वायर। स्लिप एट फुल लोड मिल गया। मैक्सिमम टार्क कितना मिला? कि E2S स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2X2S, ये 3 मिला। इनका आपस में रिलेशन देख लीजिए। अगर मैं स्टार्टिंग टार्क डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टार्क निकालना चाहूँ, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो के E2S स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाई R2S स्क्वायर प्लस X2S स्क्वायर इनटू 2X2S डिवाइडेड बाई के E2S स्क्वायर। के E2S स्क्वायर ये कैंसिल, तो क्या मिला? स्टार्टिंग टार्क डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टार्क, तो 2R2S X2S डिवाइडेड बाई R2S स्क्वायर प्लस X2S स्क्वायर। वैल्यू रखिए, SM की वैल्यू है R2S डिवाइडेड बाई X2S। यहाँ से R2S की वैल्यू क्या हो जाएगी? SM X2S। यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो स्टार्टिंग टार्क डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टार्क क्या मिलेगा? 2SM डिवाइडेड बाई SM स्क्वायर प्लस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क में ये रिलेशन, ठीक है। स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क में जरा देख लीजिए, या फुल लोड और मैक्सिमम टार्क में देखिए पहले। फुल लोड और मैक्सिमम टार्क दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो के स्लिप एट फुल लोड E2S स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाई R2S स्क्वायर प्लस स्लिप एट फुल लोड X2S का स्क्वायर इनटू 2X2S डिवाइडेड बाई के E2S स्क्वायर।
वैल्यू यहां पर भी रखिए, R2S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, SM X2S पुट कर दीजिए। तो फुल लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम क्या मिला, SFL SM डिवाइडेड बाई SM स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर। और साथ में इसमें और इसमें क्या अंतर है, अगर मैं 1 की जगह स्टार्टिंग स्लिप लिख दूं ST, तो स्टार्टिंग स्लिप क्या होती है 1। फुल लोड में फुल लोड हमें पता होगी, तो स्टार्टिंग फुल लोड और मैक्सिमम टार्क यही वाला इक्वेशन आपको याद में रखना है। जैसे ही फुल लोड की जगह स्टार्टिंग टार्क रखे तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपने स्टार्टिंग रखा फुल लोड की जगह, तो फुल लोड स्लिप स्टार्टिंग स्लिप के बराबर हो जाएगी, और स्टार्टिंग स्लिप कितनी होती है 1, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को जरा डिवाइड कर दीजिए, मतलब स्टार्टिंग और फुल लोड इनका रेशियो, तो 2 SM डिवाइडेड बाई SM स्क्वायर प्लस 1 इंटू SM स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 SFL SM। SM से SM कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला, स्टार्टिंग टार्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टार्क। इज इक्वल टू SM स्क्वायर स्लिप एट फुल लोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई SFL SM स्क्वायर प्लस 1। ना मैंने याद किया है ना आपको याद करने को कहूँगा, क्योंकि इसको डिराइव करने में मैक्सिमम 1 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं। और इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ये रिलेशन बहुत बार आपसे पूछा गया और न्यूमेरिकल इस पर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल इसमें चूक जाएंगे, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, ये यूनिट पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि मुगले आजम का गाना याद आएगा कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, लेकिन साथ में एक गाना और याद आएगा कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, क्योंकि स्कोरिंग है। आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो इसमें कुछ दम है नहीं इलेक्ट्रिकल मशीन में, और कॉन्सेप्ट का एक ही फंडामेंटल है, वह है मैग्नेटिक सर्किट। पूरा मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पूरी की पूरी इसमें अप्लाई होती है, ये एप्लीकेशन है यहाँ पर। अगर आपने ट्रांसफार्मर समझा तो इंडक्शन मोटर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ वही है। लास्ट हेडिंग आज की वो है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। इसको TS कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं या टाउ S कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। टॉर्क है क्या, के एस E2S स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाई R2S स्क्वायर प्लस SX2S होल स्क्वायर एट लो स्लिप। जब स्लिप की वैल्यू लो है मतलब मोटर अपनी फुल स्पीड से रन कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत ही लो है, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्वायर वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एस स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ऊपर वाला एस। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में दो वेरिएबल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ऐसा कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। एट मीडियम स्लिप
मीडियम स्लिप पर ये एस है और यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। बाकी टर्म अभी हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/s। और जब दोनों वेरिएबल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो ऐसा कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एट हाई स्लिप रीजन मोटर ब्रेक डाउन। मोटर स्टॉप हो जाएगी अगर उसको सप्लाई से ना कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया जाए, तो मोटर का रोटर ब्रेक हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी? इधर है टॉर्क और इधर है स्लिप। लो स्लिप रीजन में ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद कुछ ऐसा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जिस पर आपको मैक्सिमम टार्क मिल रहा है उसको बोलेंगे मैक्सिमम स्लिप, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्लिप एट मैक्सिमम टार्क। क्या बोलेंगे इसको? स्लिप एट मैक्सिमम टार्क। मैं बार बार कह रहा हूं ये मैक्सिमम स्लिप नहीं है। मैक्सिमम स्लिप वो है जो स्टार्टिंग के दौरान होती है, होती है 1। ये वो स्लिप है जिस पर टार्क मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम टार्क की लाइन है। ये है लो स्लिप रीजन, यहां से यहां तक। इसके बाद मीडियम स्लिप रीजन है। हाई स्लिप रीजन पर ये मोटर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम टार्क इससे मिल सकता है उसको बोलते हैं पुल आउट टार्क मोटर का, या इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन टार्क। इसकी डिफिनीशन क्या है? द मैक्सिमम टार्क विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मोटर। मोटर के द्वारा जो मैक्सिमम टार्क मिल सकता है उसी को बोलते हैं पुल आउट टार्क या ब्रेक डाउन टार्क, जब मोटर सेफली रन करे। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि रेजिस्टेंस बढ़ाने पर इस कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ क्या होगा, अगर मैं ये कहूं रोटर रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्लिप की वैल्यू, एसएम की वैल्यू क्या होती है? R2S/X2S। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगी। तो ये कब बढ़ेगी? जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी या इधर इधर की तरफ? इधर की तरफ, तभी तो बढ़ रहा है ना। तो जब हम रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक इधर की तरफ मूव करती है। क्या मैक्सिमम टार्क चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टार्क रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। R2S रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाइए घटाइए, किस पर फर्क पड़ेगा? एसएम पर। मैक्सिमम टार्क तो वही रहेगा, तो एसएम की वैल्यू ये इधर आ जाएगी। और बढ़ा देंगे तो ये और आगे चली जाएगी। ये है R1, ये है R2, ये है R3। R3 ज़्यादा बड़ा है, R2 उससे कम है, सबसे छोटा R1 है। एसएम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखिए एसएम इधर चला है, लेकिन मैक्सिमम टार्क की लाइन वही रहेगी। मैक्सिमम टार्क क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम टार्क डिपेंड ही नहीं करता। कहानी समझ में आ गई? ये तो थी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब जरा देखिए, इसी में देखिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान से देखिएगा, टॉर्क स्पीड का मतलब रोटर की स्पीड की बात चल रही है, तो एनआर की वैल्यू क्या होती है? 1 - SNS। तो अगर आपने स्लिप बढ़ाया तो एनआर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी या नहीं होगी? तो अगर आपकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक
ऐसी थी ये, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जस्ट इसका रिप्लिका होगी। स्लिप की वैल्यू 1 कब है? जब सिंक्रोनस स्पीड है। यहां पर एनआर इक्वल टू 0, सॉरी सिंक्रोनस स्पीड नहीं, स्लिप की वैल्यू 1 कम है। 1 कब है? जब ये स्लिप की वैल्यू यहां पर क्या है? 0। स्लिप की वैल्यू अगर 0 है तो एनआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनएस। इसका मतलब ये हुआ कि मोटर स्टार्टिंग के दौरान है यहां पर। स्टार्टिंग मतलब यहां पर है एनआर इक्वल टू एनएस। ये है मैक्सिमम टार्क। अब एनएस स्पीड तो कभी अचीव करेगा नहीं, हमेशा स्पीड एनएस से कम होगा। तो अगर आप एसएम ये है आपका, स्लिप वहां पर है, तो ये वाली करेक्टरिस्टिक जस्ट इसका रिप्लिका होती है, मतलब ये ऐसे, जस्ट इसका उल्टा। ये क्या है? ये वो स्लिप है जिस पर टॉर्क मैक्सिमम है यहां पर। तो यहां पर जब मैं एसएम की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे जो स्पीड मिलेगी वो मिलेगी एनएम। एनएम का मतलब मैक्सिमम स्पीड नहीं है, एनएम क्या है? द स्पीड एट मैक्सिमम टार्क। अब आप रेजिस्टेंस बढ़ाइए, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी आपकी, तो इधर करेक्टरिस्टिक आती थी ऐसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्लिप की वैल्यू वो ये बढ़ाने पर, सॉरी लाइट चली गई, अब नेक्स्ट लेक्चर आगे देखते हैं, ठीक है। मौसम थोड़ा गड़बड़ है यहाँ का।